हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज के भी सेशन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात के ऊपर बात करेंगे। आज के सेशन में सवालात की जो संख्या है वो कम है, लेकिन इसमें एक पैराग्राफ को शामिल किया गया है कि जो कि लाजवंती के अफसाने से मुताल्लिक़ है। उस पैराग्राफ से इंशाअल्लाह आप लोगों के सवालात कम से कम 10 से 12 सवालात सॉल्व किए जाएंगे। इस वजह से सवालात की संख्या कम लाई गई है और इसमें जो भी सवालात लाए गए हैं इंशाअल्लाह वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट होंगे। जिन लोगों ने अभी क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से और प्रैक्टिस सेट की भी वीडियोस लिंक के माध्यम से जाकर वो देख सकता है। टेलीग्राम का भी लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिनको ज्वाइन होना है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकता है। दोस्तों, चलिए पहले सवाल के ऊपर बात करते हैं कि यूसुफ सौदागर नामी शख्स का जिक्र दास्तान बागो बहार में किस दरवेश की कहानी में हुआ था? किस दरवेश की कहानी में हुआ था? क्या पहले दरवेश की कहानी में हुआ था, या दूसरे दरवेश की कहानी में हुआ था, या तीसरे दरवेश की कहानी में हुआ था, या चौथे दरवेश की कहानी में हुआ था? बागो बहार में बुनियादी 5 किस्से बयान किए गए हैं। बुनियादी तौर पे कितने किस्से बयान किए गए हैं? 5 किस्से बयान किए गए हैं। 4 दुर्वेश का और 1 आज़ाद वक्त का। 4 दुर्वेश का और 1 आज़ाद वक्त का। बहुत बार सवालात ये भी पूछ देता है कि पहला दुर्वेश कहाँ का था, दूसरा दुर्वेश कहाँ का था, तीसरा दुर्वेश कहाँ तक का था और चौथा दुर्वेश कहाँ का था। आप लोग बखूबी वाकिफ़ हो गए होंगे क्योंकि तैयारी आप लोगों की मुसलसल जारी व सारी है। तो पहला दुर्वेश कहाँ का था? यमन का था। दूसरा दुर्वेश कहाँ का था? अजम का था। तीसरा दुर्वेश कहाँ का था? वो चीन का था। पहला दुर्वेश यमन का था। दूसरा दुर्वेश कहाँ का था? फारस का था। तीसरा दुर्वेश जो था अजम का था और चौथा दुर्वेश कहाँ का था? वो चीन का था। तो इस तरीके से क्या है कि इनके मुल्कों का पता चलता है। ठीक, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि यूसुफ सौदागर नामी शख्स का जिक्र किस दास्तान बागो बहार में किस दरवेश की कहानी में हुआ है? तो दोस्तों, यूसुफ नामी सौदागर का जिक्र किसका किस्से में हुआ है? पहले दुर्वेश के किस्से में हुआ है। किस दुर्वेश के किस्से में हुआ है? पहले दुर्वेश के किस्से में हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए बन सकता है। मीर बहादुर अली हुसैनी के तवस्सुत से फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की तकर्रुरी किस सन में हुई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट। हम लोग रट चुके हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की तकर्रुरी मीर बहादुर अली हुसैनी के माध्यम से उनके तवस्सुस से हुई थी, जिनका मीर अमन की मुलाकात फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट से मीर बहादुर अली हुसैनी ने करवाई थी। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि मीर बहादुर अली हुसैनी के तवस्सुस से फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की तकर्रुरी किस सन में हुई थी? क्या 1801 में हुई थी, या 1800 में हुई थी, 1802 में हुई थी, या 1803 ईस्वी में हुई थी? तो दोस्तों, मीर अली हुसैनी ने जॉन गिलक्रिस्ट से मुलाकात जो मीर अमन की करवाई थी और फिर उसके बाद इनका तकर्रुर फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। वो 1801 में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1801 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर मीर अमन ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही किताबें लिखी हैं। पहली किताब कौन सी है? बागो बहार। सबसे मशहूर किताब मानी जाती है फोर्ट विलियम कॉलेज की, जो कि तबाजाद न होकर ये तर्जुमा है। किस्सा चहार दुर्वेश का। किस्सा चहार दुर्वेश का वो है, तर्जुमा है। इस वजह से इसको तबाजाद नहीं कहा जाता है। और दूसरी किताब क्या है? गंज खूबी है। क्या है दूसरी किताब? कौन सी है? गंज खूबी है। ये दोनों किताबें मीर अमन ने जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे लिखी थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर बहादुर अली हुसैनी के तवस्सुस से मीर अमन की तकर्रुरी 1801 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1801 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है
कि बागो बहार पर फोर्ट विलियम कॉलेज काउंसिल ने मीर अमन को 500 रुपये का इनाम किस सन में अता किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के लिखने पर मीर अमन को कितने इनाम मिले थे? 500 रुपये इनाम मिले थे। 500 रुपये इनाम मिले थे। कहाँ से मिले थे? फोर्ट विलियम कॉलेज काउंसिल से मिले थे। लेकिन किस सन में मिले थे दोस्तों? किस सन में मिले थे? क्या 1802 में मिला था, या 1801 में मिला था, या 1803 में मिला था, या 1804 में मिला था? तो बागो बहार के लिखने पर फोर्ट विलियम कॉलेज काउंसिल की तरफ से मीर अमन को 1802 ईस्वी में 500 रुपये का इनाम दिया गया था। कितने का? 500 रुपये का इनाम दिया गया था 1802 ईस्वी में। कहाँ से? फोर्ट विलियम कॉलेज काउंसिल के माध्यम से 1802 में 500 रुपये का इनाम दिया गया था। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आप लोगों की नज़र से पहली बार इस तरीके का सवाल गुजर रहा होगा कि सुंदरलाल फिर बसाओ कमेटी का सेक्रेटरी कितने वोटों की अक्सरियत से बना था? मुल्ला शकूर में जब फिर बसाओ कमेटी बनानी शुरू की गई तो उसमें वोटिंग की गई कि कौन सदर बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन इसका मेंबर होगा। प्रभात फेरी निकालने के लिए किस वजह से? मगविया औरत को फिर बसाओ, दिलों में बसाओ, कारोबार में बसाओ, ज़मीन में बसाओ, घरों में बसाने के लिए। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो सुंदरलाल की बीवी लाजवंती रहती है, जब वह अगवा होकर पाकिस्तान जाती है तो वह पाकिस्तान में किसके साथ रहती है? जम्मा के साथ रहती है। किसके साथ रहती है? उसका अगवा कुनिंदा कौन था? जम्मा था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि फिर बसाओ कमेटी की जो तश्कील की गई थी मोहल्ला मुल्ला शकूर में, अब वो उसमें जो सुंदरलाल को सेक्रेटरी बनाया गया था वो कितने वोटों की अक्सरियत से बना था? कितने वोटों की अक्सरियत से बना था? क्या 10 वोटों की अक्सरियत थी, या 11 वोटों की अक्सरियत थी, या 12 वोटों की अक्सरियत थी, या 13 वोट की अक्सरियत थी? तो सुंदरलाल फिर बसाओ कमेटी का जो सेक्रेटरी बनाया गया था वो उसकी जो वोटों की अक्सरियत थी वह 11 वोटों की अक्सरियत थी। कितने वोटों की अक्सरियत थी? 11 वोटों की अक्सरियत से फिर बसाओ कमेटी का सेक्रेटरी सुंदरलाल को बनाया गया था। और लोगों ने इसको वोट इस वजह से भी दिया था कि इसकी बीवी अगवा हो गई है और ये अपनी बीवी की वजह से मन लगाकर और जी जान से काम करेगा। कितने वोटों की अक्सरियत से बनाया गया था? 11 वोटों की अक्सरियत से बनाया गया था। लाजवंती दोस्तों लिखा गया है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, 1951 ईस्वी में लाजवंती को राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है और उनके अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो जो कि शाया हुआ 1965 ईस्वी में, इसमें ये शामिल है। जिस तरीके से अल्लामा इकबाल की वो नज़्म मस्जिद क़र्तबा जो कि शामिल नसाब है उनके दूसरे मजमुए बाले जिब्रील में शामिल है, इसी तरीके से अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी के जो कि 1965 में शाया हुआ इसमें शामिल है लाजवंती। ठीक, उसमें जोगिया भी शामिल है, यूकलिप्टस भी शामिल है, फिर उसके बाद इलाहाबाद का हज्जाम भी है कि ये सब के सब अफसाने किस में है? वो अपने दुख मुझे दे दो में। अपने दुख मुझे दे दो खुद एक अफसाने का नाम भी है जिसमें इंदू और मदन क्या है कि वो उसके दो किरदार बहुत ही अहम है, ये मियाँ बीवी रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि सुंदरलाल फिर बसाओ कमेटी का सेक्रेटरी कितने वोटों की अक्सरियत से बना है? 11 वोटों की अक्सरियत से बना है। अब जो इम्पोर्टेंट सवालात के इम्तिहानात के नज़रिए से जो इम्पोर्टेंट सवालात बनने की उम्मीद है उसको हम पैराग्राफ के माध्यम से देखते हैं। इसको इस वजह से दोस्तों लेकर आए हैं कि हो सकता है कि आप लोगों का जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा और फिर उसके साथ साथ इससे सवालात बनने की उम्मीद रहती है। फिर बसाओ कमेटी का मुल्ला शकूर मोहल्ले में 11 वोटों की अक्सरियत से सुंदरलाल सेक्रेटरी बना।
वकील कालका प्रसाद सदर बना। अब देखिए फिर बचाव कमेटी का सदर कौन था? वकील कालका प्रसाद था। कौन था? वकील कालका प्रसाद था। ठीक, कौन था? सेक्रेटरी कौन था? सुंदरलाल था। वकील कालका उस कमेटी का क्या था? सदर था। जबकि मुहर्रिक चौकी कलां, हुकुम सिंह, रसालू और नेकी राम दिल में बसाव पर अब हाथ प्रभात फेरी उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। प्रभात फेरी के तहरीक के मेंबर बने, चाहे वह हुकुम सिंह हो, रसालू हो, नेकी राम हो, लालचंद हो, ये सब के सब क्या है? प्रभात फेरी के मेंबर बने थे। सदर कौन था? कालका प्रसाद। वकील कालका प्रसाद क्या था? वह कमेटी का सदर था। सेक्रेटरी कौन था? सुंदरलाल था। और नेकूराम, रसालू और हुकुम सिंह ये सब के सब क्या है? तहरीक के मेंबर थे। नारायण बाबा के मंदिर मोहल्ले वाले इस प्रोग्राम के खिलाफ थे। जो प्रभात फेरियां चलाई जा रही थी, ये भी सवाल बन सकता है कि लाजवंती में प्रभात फेरी के प्रोग्राम के खिलाफ कौन था? नारायण बाबा के मोहल्ले वाले, राजेंद्र सिंह सुंदरलाल के घर वाले, या अगवा की हुई औरतों के घर वाले? इस तरीके का ऑप्शन दे सकता है। तो नारायण बाबा के मंदिर मोहल्ले वाले इस प्रोग्राम के खिलाफ थे। धोबी ने अपनी मगविया औरत को राम और सीता का नाम लेकर अपनाने से इनकार किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। किसने अपनी मगविया औरत को नाम और सीता का नाम लेकर अपनाने से इनकार कर दिया था? तो वो धोबी था। कौन था? धोबी था। तो इस तरीके से भी सवाल बन सकता है कि धोबी ने अपनी मगविया औरत को किसका नाम लेकर अपनाने से इनकार किया था? तो राम और सीता का नाम लेकर अपनाने से इनकार किया था। राम और सीता का नाम लेकर अपनाने से इनकार किया था। तो नारायण बाबा वगैरह धोबी की हिमायत में थे। नारायण क्या थे? अभी ऊपर बताया गया था कि नारायण बाबा के मंदिर मोहल्ले वाले इस प्रोग्राम के खिलाफ थे। लेकिन जब धोबी ने अपनी मगविया औरत को राम और सीता का नाम लेकर अपनाने से इनकार कर दिया, तो नारायण बाबा वगैरह धोबी की हिमायत में थे, जबकि सुंदरलाल वगैरह मुखालफत में आ गए। जब नारायण बाबा के लोग उनकी हिमायत कर रहे थे, तो सुंदरलाल वगैरह और जितने भी कमेटी के मेंबरान थे और सदर थे, वो सब के सब क्या है कि ये नारायण बाबा वगैरह के खिलाफ आ गए। ठीक। मिस सारा भाई तबादला। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा ये है कि जिस बुक से मैंने इसको नोट किया है वहाँ पे मिस है, या तो हो सकता है मिशन भी था। यहाँ पे शीन या नून का नुक्ता छूट गया होगा, या तो, लेकिन मैंने बहुत तलाश भी किया और पूरा का पूरा वो कहानी भी पढ़ी, लेकिन उसमें मुझको ये शब्द कहीं पे भी माकूल नहीं मिला। तो बस इतना याद कर लिए कि सारा भाई तबादला, मिशन सारा भाई तबादला या मिस सारा भाई तबादला के तहत मगविया औरतें फौजी ट्रकों में भरकर लाई जाती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि अगवा की हुई औरतों को वापस किस तबादला के तहत लाया जाता था, किस मिशन के तहत लाया जाता था? तो वो कौन सा मिशन था? मिस सारा भाई तबादला मिशन था। मिस सारा भाई तबादला मिशन था। इम्पोर्टेंट, हर एक पैराग्राफ का एक नुक्ता सवाल बनने की इम्कान है। इस वजह से मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ पे मेंशन किया है। मिस सारा भाई तबादला के तहत मगविया औरतों को फौजी ट्रकों में भरकर लाया जाता था। पूछा इस तरीके से जा सकता है कि मगविया औरतों को किस मिशन के तहत लाया गया? तो सारा भाई तबादला मिशन के तहत लाया गया। किस मिशन के तहत? सारा भाई तबादला मिशन के तहत लाया गया। और जब उन मगविया औरतों को लाया जाता था तो पहले उनको थाने में उसकी सपुर्दगी होती थी, थाने में उसको लेकर जाया जाता था। ठीक। सबसे पहले लाजवंती को लालचंद ने वाघा सरहद पर पाकिस्तानी फौजियों के साथ देखा था। ये तो मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में भी इसको मेंशन किया है कि सुंदरलाल को लाजवंती के आने की खबर सबसे पहले कौन देता है? तो वो कौन देता है? लालचंद देता है। लालचंद ने लाजवंती को कहाँ पे देखा था? वाघा सरहद पर देखा था। किसके साथ देखा था? पाकिस्तानी फौजियों के साथ देखा था। उन औरतों को वो तबादले के लिए लाए थे। वाघा सरहद पर पाकिस्तानी फौजियों ने क्या है,
उन औरतों को तबादले के लिए लेकर आए थे। लाजवंती के ठोड़ी, गाल और माथे पर तिंदुला बना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठोड़ी, गाल और माथे पर तिंदुला बना था। अब सुंदरलाल उसे देवी कहता। अब सुंदरलाल उसे क्या कहता? देवी कहता। लाजो का अगवा कुनिंदा जम्मा था। लाजो का अगवा कुनिंदा कौन था? जम्मा था। ये भी मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में भी इसको मेंशन किया है। ठीक। लाजवंती की वापसी के बाद मकान नंबर 414 की बेवा के अलावा दीगर औरतें सुंदरलाल के घर आने से घबराती थीं। जब लाजवंती को वापस लाया गया और उनको क्या है 414 मकान में बिठाया गया और उसमें दीगर औरतें भी थीं, उनके अलावा जो दीगर औरतें थीं वो सुंदरलाल के साथ घर आने में घबरा रही थी। ठीक। तो 414 कमरा नंबर 414 की बेवा के अलावा दीगर जो औरतें थीं वह सुंदरलाल के घर आने से घबरा रही थी। क्यों उनके घर आने से घबरा रही थी? कि पता नहीं उसके घर वाले उसको कबूल करेंगे कि नहीं कबूल करेंगे। और सुंदरलाल की ये जिम्मेदारी बन रही थी उनको घर लाने की। क्यों? क्योंकि वह प्रभात फेरी और फिर बसाव कमेटी का क्या था? सेक्रेटरी था। सदर कौन था? कालका प्रसाद थे। नेकू, हुकुम सिंह और रसालू ये सब के सब क्या थे? मेंबर थे उसके। ठीक। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाया हुआ था? किस अदबी जरीदे में शाया हुआ था कफन? क्या निगार में शाया हुआ था, ज़माना में शाया हुआ था, या जामिया में शाया हुआ था, या मखज़न में शाया हुआ था? प्रेमचंद का अफसाना कफन, जिसको क्या है तरक्की पसंद तहरीक का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, कल ही के क्लास में हम लोगों ने देखा है। इसको आखिरी अफसाना माना जाता है मुंशी प्रेमचंद की ज़िंदगी का और इसको तरक्की पसंद तहरीक का मैनिफेस्टो माना जाता है। ये जब पहली बार शाया हुआ था तो वह कौन सा अदबी जरीदा था? जामिया में शाया हुआ था। कौन से अदबी जरीदे में शाया हुआ था? जामिया में शाया हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। इसी तरीके के सवालात आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दही ज़िंदगी की अक्कासी सबसे ज़्यादा किस अफसाना निगार ने की है? दही ज़िंदगी की अक्कासी सबसे ज़्यादा किस अफसाना निगार ने की है? क्या प्रेमचंद ने की है, राजेंद्र सिंह बेदी ने की है, या सआदत हसन मंटू ने की है, या कृष्णचंद ने की है? या कृष्णचंद ने की है? सबसे ज़्यादा जिस अफसाना निगार ने अपने अफसानों में दही ज़िंदगी की अक्कासी की है वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश क्या है? 1880 ईस्वी में बनारस में होती है। 1880 ईस्वी बनारस में होती है। शुरुआत में ये मुंशी प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे। जो इनका पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन है जिसको हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था, जिसमें 5 अफसाने शामिल थे। बाद में एक अफसाना उसमें बढ़ाया गया, लेकिन ये सोज़े वतन में ऐसे ऐसे अफसाने शामिल हुए थे कि जिसको पढ़ने के बाद इंसानों के आवाम के दिल में आज़ादी का जज्बा उभर कर सामने आ रहा था। इसी वजह से हुकूमत ने इसको ज़ब्त कर लिया था और उसमें अब सोज़े वतन जो अफसानवी मजमुआ लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने, वह नवाब राय के नाम से लिखा था। किस नाम से लिखा था? नवाब राय के नाम से लिखा था। और ये नवाब राय नाम उसके चचा का दिया हुआ नाम था और इनके पिता के दिया हुआ नाम क्या था? धनपत राय था। क्या था? धनपत राय नाम था। ठीक। और इनकी बीवी का नाम क्या था? शिवदानी देवी था। क्या था? शिवदानी देवी था। और इस शिवरानी देवी ने मुंशी प्रेमचंद के सवाने उम्री लिखी है प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में। तो क्या है कि दही ज़िंदगी की अक्कासी सबसे ज़्यादा किस अफसाना निगार में मिलती है? मुंशी प्रेमचंद। और इनके नावलों में भी क्या है? दही ज़िंदगी की अक्कासी मिलती है। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि प्रेमचंद की किस नावल में सबसे पहले दही ज़िंदगी की अक्कासी की गई है? तो वह कौन सी नावल है? गोशे आफियत है। क्या है? गोशे आफियत में मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले दही ज़िंदगी की अक्कासी की है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है, हो जाएगा।
राजेंद्र सिंह बेदी की बात की जाए तो ये भी दही ज़िंदगी की अक्कासी करते थे, लेकिन पंजाबी माशरे की, पंजाब के देहाती इलाकों की जो माशरत होती थी वो अपने अफसानों में उसकी अक्कासी करते थे। सआदत हसन मंटू, इन्होंने अपने अफसानों के ज़रिए अफसानों का जो मौजू ज़्यादातर बनाया वह तवाइफ को बनाया है। किसको बनाया है? तवाइफ को अपने अफसानों का मौजू ज़्यादातर बनाया है। तो दही ज़िंदगी की अक्कासी सबसे ज़्यादा किस अफसाना निगार ने किया है? तो वह मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रत्न किस सन में लिखा गया? किस सन में लिखा गया? क्या 1904 में लिखा गया, 1905 में लिखा गया, 1906 में लिखा गया या 1907 ईस्वी में लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रत्न लिखा गया दोस्तों 1907 में। अब मैं आप लोगों से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि दुनिया का अनमोल रत्न मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना है, ये उनके किस अफसानवी मजमूए में शामिल है? किस अफसानवी मजमूए में शामिल है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रत्न किस अफसानवी मजमूए में शामिल है। ठीक, तो अब यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस सन में लिखा गया? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो मैंने बताया है कि राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ का सवाल के ज़रिए देखते हैं कि पंजाब के देहात की माशरत की अक्कासी किस अफसाना निगार ने की थी? अभी आप लोगों को बताया कि मुंशी प्रेमचंद ने क्या देहात की अक्कासी की है, देहाती ज़िंदगी की अक्कासी की है, लेकिन राजेंद्र सिंह बेदी ने क्या है? पंजाब के देहात की माशरत की अक्कासी की है। किसने की है? राजेंद्र सिंह बेदी ने की है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी का पंजाबी ज़बान में सबसे पहला अफसाना कौन सा है? सुख दुख है। कौन सा है? दुख सुख है। कौन सा है? दुख सुख है। और उनका ये पहला अफसाना कौन से रिसाले में शाया हुआ था? सारंग में शाया हुआ था। कौन से में? सारंग में। और राजेंद्र सिंह बेदी का पहला उर्दू में लिखा हुआ अफसाना कौन सा है? महारानी का तोहफा है। क्या है? महारानी का तोहफा है। ठीक, यहाँ पे पंजाब के देहात की माशरत की अक्कासी किस अफसाना निगार ने सबसे ज़्यादा की है? वह राजेंद्र सिंह बेदी ने की है। राजेंद्र सिंह बेदी ने की है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही आसान सवाल है आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सवाल। राजेंद्र सिंह बेदी इब्तिदा में किस नाम से लिखते थे? क्या मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे, एहसान लाहौरी के नाम से लिखते थे, या कसीर सिंह के नाम से लिखते थे, या मुकुंद सिंह के नाम से लिखते थे? राजेंद्र सिंह बेदी जो शुरुआत में जब लिखना शुरू किए थे तो वो मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखे थे। किस नाम से? मोहसिन लाहौरी के नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया था। राजेंद्र सिंह बेदी ने इब्तिदा में किस नाम से लिखना शुरू किया था? मोहसिन लाहौरी के। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा गज़ल के ऊपर, गज़ल भी शामिल है निसाब, इस वजह से गज़ल से ऊपर भी सवाल लाया गया है। अगर गज़ल में एक ही बात को फैलाकर बयान किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर गज़ल में एक ही बात को फैलाकर बयान किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, गज़ल की खुसूसियात में से सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि गज़ल के जितने भी शेर होते हैं उसमें तसलसल नहीं पाया जाता। एक शेर अपने आप में एक मफहूम रखता है, अब दूसरा शेर अपने आप में एक मफहूम रखेगा, तीसरा शेर अपने आप में एक मफहूम रखेगा। इसी तरीके से गज़ल के जितने भी अशार होंगे वह सब के सब अपने आप में मुकम्मल होंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक शेर से अपनी बात मुकम्मल नहीं की जाती है तो दूसरे शेर में रब्त दे दिया जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि अगर गज़ल में एक ही बात को फैलाकर कहने का मतलब है कि पहले शेर में आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई तो दूसरे शेर में उस बात को मुकम्मल कर दिया जाए, तीसरे शेर में उस बात को मुकम्मल कर दिया जाए। तो इस तरीके से 3-4 शेर उसी गज़ल के बात मुकम्मल करने के लिए उस शेर को कहा जाता है। तो अगर गज़ल में एक ही बात को फैलाकर बयान किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कता कहा जाता है, कसीदा कहा जाता है,
या गज़ल कहा जाता है या मुसद्दस कहा जाता है। तो दोस्तों उस गज़ल को जिसमें एक ही बात को फैला कर कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? गज़ल मुसलसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गज़ल मुसलसल कहा जाता है। मुसद्दस उस मिसरे को कहते हैं जिस उस बंद को कहते हैं कि जिसमें 6 मिसरे होते हैं, जिसमें 6 मिसरे होते हैं। मुसद्दस उस बंद को कहते हैं जिसमें 6 मिसरे होते हैं। गज़ल मुसलसल वो कहा जाता है कि अगर गज़लगो शायर अपनी एक किसी बात को एक शेर में मुकम्मल ना कर पाए, दूसरे शेर में रब्त पैदा कर दे, तीसरे शेर में रब्त पैदा कर दे, 2-3 शेरों में अपनी बात कंप्लीट करे, मुकम्मल करे, तो ऐसे गज़ल को क्या कहा जाता है? गज़ल मुसलसल कहा जाता है। कसीदे से बखूबी वाकिफ़ हैं, ये कसद से निकला है और इसके माने क्या होते हैं? इरादा करना और बादशाहों या किसी भी हुक्मरां को, किसी भी आवाम जनता को, किसी ओहदेदार की हिज्व करना या मदह करना, ये कसीदे के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कसीदे के ज़रिए किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रेमचंद की ज़िंदगी में शाया होने वाला आखिरी अफसानवी मजमुआ कौन सा था? प्रेमचंद के ज़िंदगी में शाया होने वाला आखिरी अफसानवी मजमुआ कौन सा था? क्या सोज़े वतन था, ज़ादे राह था, वारदात था या आखिरी तोहफ़ा था? ये सब के सब अफसानवी मजमुआ किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद की ज़िंदगी में शाया होने वाला आखिरी अफसानवी मजमुआ कौन सा था? सोज़े वतन तो पहला अफसानवी मजमुआ है जो कि ज़ब्त कर लिया गया था। दोस्तों उनकी ज़िंदगी में शाया होने वाला आखिरी अफसानवी मजमुआ कौन सा है? ज़ादे राह है। कौन सा है? ज़ादे राह है। वारदात उनकी मौत के बाद शाया हुआ है, उनकी मौत के बाद। और पूछा जा रहा है ज़िंदगी में शाया होने वाला आखिरी अफसानवी मजमुआ कौन सा है? वह ज़ादे राह है। कौन सा है? ज़ादे राह। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा हो सकता है कि आखिरी हो, नहीं इसके बाद भी है कि सर सैयद अहमद ख़ान का ख़ानदान कहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान आया था? मीर हसन का भी ख़ानदान हिजरत करके हिंदुस्तान आया, सर सैयद अहमद ख़ान का भी ख़ानदान हिजरत करके हिंदुस्तान आया। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान का ख़ानदान कहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान आया था? क्या ईरान से हिजरत करके आया था, होरास से हिजरत करके आया था, श्रीलंका से हिजरत करके आया था या उज़्बेकिस्तान से हिजरत करके आया था? दोस्तों सर सैयद अहमद ख़ान का ख़ानदान जो है वह होरात से हिजरत करके हिंदुस्तान आया था। कहाँ से? होरात से हिजरत करके हिंदुस्तान आया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान की तालीम व तरबियत का ज़िम्मा किस पे था? प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका सवाल है, इस वजह से मेंशन किया गया है लेकिन ऑप्शन बदल दिया गया। ऑप्शन बदल दिया गया है। क्यों ऑप्शन बदला गया है? ये बदलने का मकसद है, अभी मैं उसको बताऊंगा कि क्यों मकसद, क्यों इस सवाल को इस तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया गया है। सर सैयद अहमद ख़ान की तालीम व तरबियत का ज़िम्मा किस पर था? क्या अजीज़ुन्निसा पर था, मीर मुत्तकी पर था, ख्वाजा फरीदुद्दीन पर था या सैयद हादी पर था? अब ये 4 के चारों ऑप्शन सर सैयद के रिश्तेदार हैं। रिश्ते में अजीज़ुन्निसा माँ हैं, रिश्ते में मीर मुत्तकी उनके वालिद हैं, ख्वाजा फरीदुद्दीन सर सैयद अहमद ख़ान के नाना हैं, सैयद हादी सर सैयद अहमद ख़ान के दादा हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की तालीम व तरबियत किसके ज़िम्मे थी? तो किसके ज़िम्मे थी? अजीज़ुन्निसा के ज़िम्मे थी। किसके ज़िम्मे थी? अजीज़ुन्निसा की ज़िम्मे सर सैयद अहमद ख़ान की तालीम व तरबियत थी, जो उनकी माँ थी, जो उनकी माँ थी। ये प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन में भी सॉल्व करवाया जा चुका है। मीर मुत्तकी उनके वालिद साहब थे, ख्वाजा फरीदुद्दीन उनके नाना थे, जिनके ऊपर उन्होंने तसनीफ़ भी लिखा है। सैयद हादी उनके दादा थे। ठीक, अगले सवाल में पूछा जा रहा है सर सैयद अहमद ख़ान के दादा सैयद हादी को किस बादशाह ने जवाद अली ख़ान और मनसब हज़ारी ज़ात का खिताब दिया था?
सर सैयद अहमद ख़ान के दादा सैयद हादी को किस बादशाह ने जवाद अली ख़ान और मनसब हज़ारीज़ाद का खिताब दिया था? क्या अजीज़ुद्दीन आलमगीर सानी थे, या शाह आलम सानी थे, या शाहजहाँ थे, या औरंगज़ेब थे? तो दोस्तों, सर सैयद अहमद ख़ान के दादा सैयद हादी को जिस बादशाह ने जवाद अली ख़ान और मनसब हज़ारीज़ाद का खिताब अता किया था वो कौन थे? अजीज़ुद्दीन आलमगीर सानी थे। अजीज़ुद्दीन आलमगीर सानी थे, जिसको बाद में शाह आलम सानी ने जवादुद्दौला के खिताब भी उसमें बढ़ाया गया था। लेकिन सैयद हादी को अजीज़ुद्दीन आलमगीर सानी ने क्या है, जवाद अली ख़ान और मनसब हज़ारीज़ाद का खिताब अता किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अगले सवाल और आखिरी सवाल की तरफ, ये भी इम्पोर्टेंट है, किस वजह से अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? इन ऑप्शन में इनकी पैदाइश भी शामिल है और वफ़ात भी डेट है, वफ़ात की भी डेट है और जाए वफ़ात भी है और तारीख़ वफ़ात भी है। लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? क्या 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में, या 20 जुलाई 1717 दिल्ली में, या 27 मार्च 1898 अलीगढ़ में, या 20 अप्रैल 1899 लखनऊ में? सर सैयद की पैदाइश दोस्तों 17 अक्टूबर 1817 में हुई है। कब हुई है? 17 अक्टूबर 1817 में। कहाँ पे हुई है? दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और इनका शामिल निसाब मजमून कौन सा है? तालीम व तरबियत। तालीम व तरबियत, जिसका PDF और उसको स्क्रीनशॉट लेकर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे भी भेजा जा चुका है। जिन लोगों ने उसका मुताला अभी तक नहीं किया है, उसका मुताला जाके कर लें। उसमें मुसलमानों के उलमा के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने तंज किया है कि मुसलमानों के उलमा के अंदर तरबियत तो कूट कूट के भली रहती है, लेकिन तालीम से वो कोसों दूर रहते हैं, तो उस तरीके से तालीम और तरबियत को किस तरीके से उन्होंने अपने उस मजमून के ज़रिए लोगों से आशनाई कराई है। ठीक। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कहाँ पे कब हुई है? 17 अक्टूबर 1817 को। सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात किया जाए तो इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ है? 27 मार्च 1898 ईस्वी अलीगढ़ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ है। सर सैयद का इंतकाल कहाँ पे हुआ है? अलीगढ़ में। पैदा कहाँ पे हुए हैं? दिल्ली में। कब हुआ है? 17 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए हैं। 27 मार्च 1898 में अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा कि सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुई है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक पूरा क्लास का वीडियो और प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखा है, वो जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, वो क्लासेस का भी और प्रैक्टिस सेट का भी, वो जाकर प्रैक्टिस भी कर सकता है और क्लासेस भी देख सकता है। टाइम बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या है कि अपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करें, उसको बार बार रिपीट करें, साथ साथ दोस्तों दूसरों की भी मदद करें। बहुत लोगों का सवाल ये आता है कि मेरे एडमिट कार्ड में फ़ोटो तो है लेकिन सिग्नेचर नहीं है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ने एक बार चांस दे दिया सिग्नेचर और फ़ोटो अपडेट करने का, साथ साथ कास्ट अपडेट करने का भी मौका दे दिया। आज मैं खोल रहा था तो कास्ट अपडेट का क्या है, साइट बंद हो चुकी थी। तो जिनका अभी सिग्नेचर अपडेट नहीं है, अब उनको कलकत्ता जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? कलकत्ता जाना पड़ेगा। और बोर्ड ऑफिस में जो कलकत्ता के लोग हैं जो परेशान हैं, 2-3 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी कर रहे हैं, उनको पता बता दीजिए, उनका प्रोसेस बता दीजिए, तो उनकी हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी भला हो जाएगा। ठीक। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए उनको भी एडवाइस करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में लगे रहें। इंशाल्लाह कामयाबी हम लोगों की होगी। अल्लाह हाफिज़।